साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की जो क्लास है वो बहुत ही स्पेशल है। आज की क्लास में हम इतिहास और भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, यानी कि 1857 की क्रांति से संविधान निर्माण तक जो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, यूपी पीसीएस, एमपी पीएससी, एमपी एसआई, एमपी पुलिस, सभी परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न यहाँ पर आए हुए हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एक एक प्रश्न के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो यह विशेष क्लास होने वाली है आप सभी के लिए। किसने यह कहा था कि संध्या अगर नहीं होते तो हमको दूसरे दिन ही अपना बिस्तर गोल करना पड़ता? किसने यह बात कही थी? किसने चित्तौड़ जो है आपका यहाँ पर राजपूत वंश जो है कभी 1857 की क्रांति से ग्रसित नहीं हुआ था? ऐसा क्यों हुआ था? इन सारी बातों की हम आपको जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं, आपके लिए मोटिवेशनल थॉट है, आइए देखते हैं वो क्या है। जमाने में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से बढ़कर कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर और सोने में सिमट कर मरे हैं कई। नोटों में लिपट कर और सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से बढ़कर कोई कफन नहीं होता। भाई ये बिल्कुल बात सही है कि अगर तिरंगे में जो लिपट गया एक बार जिसने तिरंगे वाला कफन ओढ़ लिया, भाई जन्म जन्म के लिए अमर हो जाता है। ये बात अपने दिमाग में रखिए। इसीलिए हम कहते हैं अमर शहीद वीर जवान, अमर शहीद वीर जवान कहते हैं, क्योंकि वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। चलिए चलते हैं, इतिहास यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। 1857 की क्रांति से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। पहला प्रश्न आइए देखते हैं क्या है। तो अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। तो प्रश्नों का लेवल आपको अपने आप बता देगा कि कौन सी परीक्षा में यह प्रश्न आया हुआ है। तो दिसंबर 1856 में अंग्रेजी भारतीय सेना उस समय जो थी उसमें चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल कर लिया गया था। उसका परिणाम क्या हुआ था आइए देखते हैं। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जा रहा है। तो बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई बैरकपुर छावनी में कि जो उसमें कारतूस लगाते हैं जिन्हें हम मुंह से छीलते हैं उसमें गाय और सूअर की चर्बी मिला करके लगाई जाती है। और गाय जो है वो हिंदुओं के लिए पवित्र थी और सूअर जो है वो मुस्लिमों के लिए पवित्र थी। तो यहीं पर बीज पड़ गया था 1857 की क्रांति का बैरकपुर छावनी से। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मंगल पांडे कौन सी यहाँ पर इन्फेंट्री का सिपाही था जो मतलब कि पहले 1857 की क्रांति का बिगुल जिसने फूका था? तो वो कौन सी इन्फेंट्री के सिपाही थे? तो इसका आंसर है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे, जिन्होंने यहाँ पर बिगुल फूक दिया था, 1857 की क्रांति की शुरुआत कर दी थी। तो मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी में एक सिपाही थे। और आपको जैसे हमने अभी बताया ही है कि बंगाल में यह अफवाह फैली थी कि चर्बी वाले कारतूस जो है हमको बंदूक में लगाने पड़ रहे हैं जिसे हम मुंह से छीलते हैं। तो वहां से यह बीज पड़ गया था 1857 की क्रांति का, और इसने फिर भयंकर रूप ले लिया और एक क्रांति का बहुत बड़ा यहां पर रूप ले लिया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? किसके प्रतीक के सहारे यहाँ पर 1857 की क्रांति को फैलाया गया? क्या उस समय तिरंगा था? नहीं, उस समय तिरंगा बना ही नहीं था। तो क्या प्रतीक था? तो कमल और रोटी, ये जो है प्रतीक था उस समय 1857 की क्रांति में स्वाधीनता संग्राम को फैलाने के लिए। लोग कमल और रोटी दे करके अपने विचारों को पहुंचाते थे चुपके चुपके। क्यों? क्योंकि उस समय अंग्रेजों को भनक लगने लगी थी कि हो सकता है कोई क्रांति हो जाए, इसलिए वो लोग निगाह रखने लगे थे। तो कमल और रोटी अगर किसी ने किसी को दे दिया तो वो ये समझ लेता था कि 1857 की क्रांति से संबंधित कोई ना कोई बात यह हमसे कहना चाह रहा है। तो कमल और रोटी उस समय जो है स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक बन चुका था। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहाँ है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए हम आपको बताते हैं। तो वाराणसी जो है, तो वाराणसी जो है वो स्वाधीनता संघर्ष वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान था। यह प्रश्न कई बार आया है और यहाँ पर लक्ष्मीबाई ना देकर के झांसी की रानी की जन्म स्थली कौन सी, यह आपसे पूछा जाता है। पुलिस में भी पूछा गया था पिछले एग्जाम में, तो लोग झांसी ही लगा करके चले आए थे, क्योंकि उसमें इतना प्रेशर रहता है कि लोगों को ये ध्यान नहीं रहता है कि क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो वाराणसी जो है वो उनका मूल जन्म स्थान था। आइए पूरी जानकारी देते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था। और ये गोलघर कहाँ पर है? तो वाराणसी यानी कि बनारस में स्थित है गोलघर। आपको ये बात ध्यान रखना है और प्रश्न को बड़े अच्छे से पढ़ना है, तभी आप यहाँ पर अपना नंबर जो है एक स्थान पक्का कर सकते हैं किसी भी एग्जाम्स में। सभी एग्जाम्स के लिए ये जो सीरीज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह क्लास। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं।
लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ में जो है अवध, जहां पर लखनऊ अवध जिसे कहते हैं, अवध भी पूछा जा सकता है आपसे, तो बेगम हजरत महल ने यहां पर अवध में जो है स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 4 जून 1857 को हो गया था और वहां पर नेतृत्व किसने किया था, तो वहां की जो बेगम थी हजरत महल, उन्होंने वहां पर इस संग्राम का नेतृत्व किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, कौन इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, किसने मतलब इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, यह भी कई बार पूछा गया है। तो इसका आंसर है मौलवी लियाकत अली ने जो है यहाँ पर 1857 की क्रांति का इलाहाबाद में नेतृत्व किया था। ठीक है, और इस विद्रोह को जो है इलाहाबाद में किसने दमन किया था, तो इलाहाबाद में जनरल नील ने जो है इलाहाबाद में इस विद्रोह का दमन किया था। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वाला विद्रोह जो है वो जनरल हीरोज ने जाकर के दमन किया था। हालांकि भारत लगभग स्वतंत्रता की कगार पर पहुंच ही चुका था, लेकिन क्यों नहीं स्वतंत्र हो पाया था वो भी हम आपको आगे जानकारी देने वाले हैं। और किसने यह बात कही थी कि सिंधिया अगर हमारा साथ नहीं देते तो दूसरे दिन ही हमको अपना बिस्तर गोल करना पड़ जाता। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 1857 में किसे उनके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बना लिया गया, तो तात्या टोपे को जो है उनके मित्र ने धोखा दिया था और शिवपुरी में जो है उन्होंने बता दिया उनके मित्र ने कि हमारे यहाँ तात्या टोपे हैं, उपस्थित हैं। नहीं तो अंग्रेज अभी तक तात्या टोपे का चेहरा तक नहीं देख पाए थे और तात्या टोपे बड़ी आसानी से कोई भी यहाँ पर कार्य कर दिया करते थे अंग्रेजों के विरुद्ध में, और अंग्रेजों को ये तक नहीं पता चल पाता था कि तात्या टोपे है कैसे। लेकिन उनके मित्र ने उनके साथ में घात किया और बाद में तात्या टोपे को पकड़ करके और शिवपुरी में जो है वहां पर फांसी पर उनको चढ़ा दिया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि तात्या टोपे को फांसी कहां दी गई थी, तो शिवपुरी जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है वहां पर तात्या टोपे जी को फांसी दी गई थी। चलिए प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं, तो हो गया। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान कहाँ पर था। मिर्जा गालिब के बारे में तो बहुत से लोग जानते ही हैं, सब लोग जानते होंगे मिर्जा गालिब के बारे में। एक उर्दू शायर थे, तो आगरा में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु भी पूछी जा सकती है। तो 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी मिर्जा गालिब साहब की। चलिए प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सर्वाधिक मदद किस राजवंश ने की थी। किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक मदद की थी, तो ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक मदद की थी। अब क्यों की थी, तो उस समय की परिस्थितियां अलग थी। उस समय जो ग्वालियर है, जो झांसी है, ये आपस में भारत हिंदुस्तान की तरह, मतलब भारत और पाकिस्तान की तरह थे। तो भारत और पाकिस्तान में जैसा अभी चल रहा है वैसा उस समय जो तत्कालीन परिस्थितियां थी, तो झांसी और ग्वालियर के मध्य में चलता था। इस वजह से ग्वालियर के जो राजा थे उस समय सिंधिया जी, उन्होंने रानी की लक्ष्मीबाई की वहां पर मदद नहीं की थी, नहीं तो भारत तभी स्वतंत्र हो जाता था। अब देखिए 1857 की क्रांति के समय जो लॉर्ड था वो कैनिंग था। तो लॉर्ड कैनिंग ने कहा यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ेगा। ये बात स्पष्ट रूप से लॉर्ड कैनिंग ने कही थी। तो आप समझ लीजिए कि अगर सिंधिया शामिल हो गए होते तो भारत तभी स्वतंत्र हो गया होता 1857 में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। तो 1857 की क्रांति के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। तो बैरकपुर की जो छावनी थी जहां से स्टार्ट हुआ था वहां पर कमांडिंग ऑफिसर कौन था, तो सर जॉन बेनेट हैरसे जो है वो उस समय 1857 की क्रांति के समय बैरकपुर में जो है आपका कमांडिंग ऑफिसर था। यह भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। कौन सा राज्य 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो जो आपका चित्तौड़ राजवंश है, चित्तौड़ राजवंश 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था। क्यों, क्योंकि चित्तौड़ में होते थे राजपूत और राजपूत कभी धोखा नहीं देते। ठीक है, तो इस वजह से राजपूत जब भी अगर लड़ाई करने भी जाएंगे तो साफा बांध के निकलते हैं, केसरिया साफा। उनका यही उद्देश्य होता है, या तो जीत कर लौटेंगे या फिर मर करके लौटेंगे। ठीक है, हार करके नहीं लौटेंगे, यह उनका उद्देश्य रहता था। तो तभी तो कहा गया है द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, राणा का वंशज है तू, फेंक भाला जहाँ तक जाए। इस वजह से जो है चित्तौड़ जो है 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। तो नील दर्पण का लेखक कौन था। तो दीनबंधु मित्र जो है उन्होंने नील दर्पण जो है नाटक का रचना की थी। और नील दर्पण जो नाटक है वो नील मजदूरों के ऊपर लिखा गया था। चंपारण में जैसे नील विद्रोह हुआ था तो उसके बारे में यहाँ पर नील दर्पण में लिखा गया है। यह प्रश्न बहुत बार आया हुआ, यूपी पीसीएस ने भी इसको कवर किया, यूपीएसआई ने भी इसको कवर किया है। चलिए प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। तो आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस पर आधारित है, यह आपसे पूछा जा रहा है कि किसके ऊपर जो है आनंद मठ जो उपन्यास है वो लिखा गया है। तो सन्यासी विद्रोह के ऊपर जो है वो आनंद मठ उपन्यास लिखा गया है। जो सन्यासी विद्रोह उस समय हुआ था उसके ऊपर लिखा गया है। विद्रोह कई बार परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं, जो महत्वपूर्ण विद्रोह है उनके ऊपर हम प्रश्न लेकर के आए हैं। प्रश्न नंबर 14 है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। तो गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था।
जो कि पंजाब में हुआ था, आपका गुरु राम सिंह जी के द्वारा पंजाब में जो कूका आंदोलन हुआ था। प्रश्न नंबर 15 है, पंथ की पागल पंथ की स्थापना किसने की थी, यह प्रश्न है। तो करम शाह ने जो है वो पागल पंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो सिद्धू और कानू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी कि धरती आबा कहा जाता है। तो बिरसा मुंडा जी को धरती आबा कहा जाता है, जगत पिता भी कहा जाता है। इनके विद्रोह को उलगुलन विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह 1895 में हुआ था। बिरसा मुंडा जी के द्वारा यह विद्रोह प्रारंभ किया गया था महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं तो चार्ल्स वुड का आदेश पत्र में किससे संबंधित था। जो चार्ल्स वुड का आदेश पत्र था वो किससे संबंधित था, यह आपसे पूछा गया। आइए देखते हैं। तो जो माफ कीजिए, थोड़ा तबीयत आराम नहीं है। तो देखिए, जो चार्ल्स वुड का आदेश पत्र था वो शिक्षा से संबंधित था, 1854 में जारी किया गया था। और इसी आदेश पत्र को वुड डिस्पैच आदेश पत्र भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वुड डिस्पैच आदेश पत्र कब आया था। तो 1854 में वुड डिस्पैच आदेश पत्र आया था। प्रश्न नंबर 19 है, किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो डी के कर्वे के सतत प्रयत्नों से यह स्थापना हुई थी मुंबई में। और वर्ष 1958 में डी के कर्वे को जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। प्रश्न 20 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था। तो लॉर्ड हार्डिंग ने 4 फरवरी 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था, यानी उद्घाटन किया था। स्थापना किसने की थी। तो मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 21, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है उसको जो है किसने रद्द कर दिया था। तो लॉर्ड रिपन ने जो है 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है जो उसे रद्द कर दिया था। इसको प्रारंभ किसने किया था। तो देखिए, 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा जारी किया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है रद्द कर दिया गया। 78 में जारी किया गया था, किसने किया था, लॉर्ड रिटन ने। और 1882 में जो है इसको रद्द कर दिया लॉर्ड रिपन ने। तो लिटन ने जारी किया 78 में और रिपन ने 1882 में समाप्त कर दिया। चलिए, प्रश्न नंबर 22 है, लोकमान्य गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया। तो केसरी नामक समाचार पत्र जो है वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था। 1881 मुंबई से केसरी और मराठा नामक 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र लोकमान्य तिलक ने जारी किए थे। तो आपसे पूछा जा सकता है दोनों जो है पत्रों के बारे में। प्रश्न नंबर 23 है, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा हुआ है। तो एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ है कॉमनवेल्थ पत्र, जो महाराष्ट्र से प्रारंभ किया गया था। प्रश्न नंबर 24 है, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। तो बेलगांव जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। प्रश्न 25 है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था। तो बीडी सावरकर जी ने जो है अभिनव भारत का गठन किया था। स्थापना 1904 में हुई थी और स्थान जो है नासिक महाराष्ट्र से इस अभिनव भारत जो है समाज की स्थापना की गई थी। प्रश्न 26 जो है बहुत महत्वपूर्ण है, आज का एकदम बहुत अच्छा प्रश्न है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये पंक्तियां किसने लिखी थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखी थी यह पंक्तियां। जब काकोरी कांड 1925 में हुआ था तो इन्हें गोरखपुर में जो है इन्हें फांसी दे दी गई थी। तो मुरैना के निवासी थे राम प्रसाद बिस्मिल जी, उन्होंने यह पंक्तियां लिखी थी और ये पंक्तियां जो है क्रांतिकारियों के दिलों में एकदम जोश भर देती थी। इन पंक्तियों के माध्यम से जोश भर दिया जाता था और क्रांतिकारी अपना आन बान शान सब अपने तिरंगे के ऊपर न्यौछावर कर दिया करते थे। नंबर 27 की बात करते हैं तो भगत सिंह का स्मारक कहां पर है। तो फिरोजपुर में जो है भगत सिंह का स्मारक स्थित है, याद रखिएगा। फिरोजपुर में शहीद भगत सिंह का स्मारक स्थित है, जहां प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 23 मार्च के दिन इनको जो है फांसी दी गई थी। चलिए, प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं तो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को किस वाद में फांसी सुनाई गई थी, किस केस के अंतर्गत। तो लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत इन तीनों लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था। तो सूर्यसेन ने यह धावा आयोजित किया था। कहां पर है चटगांव। तो बांग्लादेश में स्थित है। यहाँ पर इन्होंने हथियारों को लूट लिया था, अंग्रेजी हथियारों को। तो इन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। किसे, सूर्यसेन को। प्रश्न पूछा जा सकता है, इन्होंने इंडिया रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। तो दोनों प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है कि मास्टर दा के नाम से किसे जाना जाता है और रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी। तो सूर्यसेन ने आर्मी की स्थापना की थी। चलिए, प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं तो जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो गई थी वह कौन था। तो जतिन दास जो थे वो एक महान स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। उनकी मृत्यु भूख हड़ताल उन्होंने कर दी, भूख हड़ताल, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु जो है जेल में ही हो गई थी, जतिन दास जी की मृत्यु। ठीक है।
तो देखिए, ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो परीक्षाओं में आए हुए हैं। 1857 की क्रांति से लेकर के स्वतंत्रता संग्राम तक, गांधी जी तक, ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। सभी प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जब हमको स्वतंत्रता मिल गई, मतलब कि अब हमको ये हो गया कि अब हमें स्वतंत्रता मिल गई है, अब हमको अपना देश चलाना है, तो किस तरह से चलाएंगे? तो उसके लिए राज्य व्यवस्था की आवश्यकता होती है। तो पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था से जो प्रश्न अभी तक परीक्षाओं में आए हुए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, उन प्रश्नों को भी हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं गणतंत्र दिवस के विशेष स्पेशल इस वीडियो में। तो पहला प्रश्न है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? तो आर्टिकल 1 के अनुसार भारत तथा इंडिया के नाम से यहाँ पर भारत को दर्शाया गया है। जो संविधान में नाम है वो दो ही नाम है, याद रखना है आपको। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का संवैधानिक नाम क्या है। ऑप्शन में आपको भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यव्रत सारे दिए होंगे, लेकिन आपको सिर्फ भारत और इंडिया को ही चुनना है। यही दो नाम जो है वो हमारे संविधान में लिखे गए हैं, याद रखिएगा। और आर्टिकल 1 में ही बताया गया हम भारत के लोग, तो यहीं से ही स्टार्ट होता है कि भारत जो है वो आपके आर्टिकल 1 में दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता के बारे में बताया गया है? तो 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं और 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया भारतीय संविधान में। और इसके बारे में हम अपने प्रीवियस वीडियो में पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट बनी है, एक बार जाकर के देखिए, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन वहाँ पर आपको दिए गए हैं। हम इस वीडियो के अंत में उसको स्क्रीन पर ही डाल देंगे, तो आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो वहाँ पर हमने पूरा उल्लेख किया है कि कितने न्याय है, कौन कौन से न्याय है, कौन कौन सी समानताएं हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, 1976 में संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए शब्द कौन कौन से थे? तो अखंडता, पंथनिरपेक्षता और समाजवादी, ये 3 जो शब्द है वो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। अब याद कैसे करेंगे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था? तो देखिए, 42वें को जोड़िए, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। और 1976 के लास्ट में जो है कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, 42वां संविधान संशोधन 1976 में संपन्न हुआ था। अखंडता, पंथनिरपेक्षता और समाजवादी, ये 3 शब्द जो है जोड़े गए थे। चलिए प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो जो उद्देशिका, जिसे प्रस्तावना कहते हैं, वो संविधान की आत्मा कहलाता है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। तो ये बात जो कही गई है, ये इन्वर्टेड कॉमा में आपको याद करना है कि सुभाष कश्यप ने यह बात कही है, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। हालांकि आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा माना है। तो आप देख लीजिएगा क्या पूछा जा रहा है आपसे। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है, यह पूछा गया है। तो जो जनता है वो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि आर्टिकल 1 जो स्टार्ट होता है, जो आपकी प्रस्तावना है, जो आपकी प्रस्तावना स्टार्ट होती है, तो वो क्या कहते हैं? हम भारत के लोग, यानी कि इससे आपको पता चल जाता है भारत के लोग यानी भारत की जनता। तो जो सब प्रस्तावना का प्रारंभ है वही भारत के लोगों से होता है। तो राजनीतिक सत्ता का जो प्रमुख स्रोत है वो भारत की जनता है। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। संविधान को संघात्मक तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कहा है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो पूरा वक्तव्य क्या है वो आइए देखते हैं। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने स्वीकार किया था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है तथा यह एकीकृत और संघात्मक दोनों प्रकार का है। यानी ऐसा नहीं है कि वो केवल संघात्मक हो, संघात्मक के साथ साथ एकीकृत भी है, लचीला भी है। यह इन्होंने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यह बात कही है। तो आपको याद रखना है कि यह वक्तव्य किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का यह वक्तव्य है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह एकीकृत और संघात्मक दोनों ही है। चलिए प्रश्न 7 की बात करते हैं। तो किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो 1950 में यह जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। तो संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। और जो जनगण मन है, इसको गाने का जो समय है वो लगभग 52 सेकेंड होता है। चलिए प्रश्न 8 की बात करते हैं। तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। प्रश्न नंबर 9 है, एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत आपको चाहिए अगर आपको नया राज्य बनाना है और संविधान संशोधन करना है? तो साधारण बहुमत से आप संविधान संशोधन कर सकते हैं अगर आपको नया राज्य बनाना है। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को नया राज्य बनाया गया था। देखिए, 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया। और 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसे 22वां पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। तो कौन सा राज्य था? तो 22वां पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 36वें संविधान संशोधन से। और जोड़ा किसमें गया था? तो 35वें संविधान संशोधन के द्वारा।
चलिए प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। तो संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समान संरक्षण का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 14 में लिखा गया है विधि के समक्ष समता एवं समानता, यानी कि कानून की निगाह में सभी एक समान है, यह आर्टिकल 14 कहता है। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। तो संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को ग्रहण किया गया है, और जो मूल कर्तव्य है हमारे वो सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। तो संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, यानी छुआछूत को नष्ट किया गया है? तो जो आपका अनुच्छेद 17 है उसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, इन सबका ये बहुत फेवरेट प्रश्न है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका जो है वो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार जो 12 से 35 तक आपको दिए गए हैं उनका जो है संरक्षक है। आइए बताते हैं कैसे। तो अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के अनुसार हाईकोर्ट जो है वो आपके मौलिक अधिकारों का अगर कहीं पर आपका हनन हो रहा है तो आप इन दो आर्टिकल की मदद से 32 से आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और 226 से आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो न्यायपालिका जो है वो मौलिक अधिकारों का संरक्षक इन दो आर्टिकल की मदद से कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। तो किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है वो अधिकार समाप्त कर दिया गया था। अब याद कैसे करेंगे? तो 1978 में देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, और 44वें संविधान संशोधन यानी 4 + 4 को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। तो कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो जो अनुच्छेद 40 है वो पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। और बलवंत राय मेहता समिति बहुत बार पूछी जाती है, किससे संबंधित है? तो पंचायतों के गठन से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत की इन्होंने सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति जो है वो भी आपके पंचायतों से ही संबंधित है। चलिए प्रश्न 17 की बात करते हैं। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद के द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 368 जो है वो यह बताता है कि कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, तो इस आर्टिकल के माध्यम से आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इन तीनों की मदद से जो है भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। चलिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है? तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जिसकी अध्यक्षता करता है। आहूत यानी बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इस बैठक को बुलाया जाता है। और 17 अवसान यानी समाप्त भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। केवल अध्यक्षता जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो आप याद कैसे रखेंगे? तो आपने कभी अगर विषम परिस्थितियां आती हैं, आपातकालीन स्थिति में आप 108 डायल करते हैं और एम्बुलेंस आपके यहाँ जाती है। तो वैसे जब राज्यसभा और लोकसभा में कोई विवाद की स्थिति होती है, यानी कि इमरजेंसी जब होती है, तब 108 आर्टिकल लगता है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। और राज्यसभा, लोकसभा और संसद का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो हमने एक बेहतरीन सी आपको ट्रिक दी है, सरला से आप याद कर सकते हैं। 79, 80, 81, सा से संसद, रा से राज्यसभा 80 और 81 ला से लोकसभा। आप ऐसे आराम से याद कर सकते हैं, सरला 79, 80, 81। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति होती है, CAG की नियुक्ति होती है। वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो हमारे CAG हैं, जो इससे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी थे। तो बहुत महत्वपूर्ण है यह प्रश्न, गिरीश चंद्र मुर्मू जी से संबंधित है। तो ये आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो पॉलिटी से पूछे गए थे विभिन्न परीक्षाओं में। तो हमने 1857 की क्रांति से लेकर के संविधान निर्माण यानी कि गणतंत्र होने तक की बात आपसे कर ली है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आज की स्पेशल वीडियो थी गणतंत्र दिवस स्पेशल मौके पर। अब देखिए कल हमने आपसे कुछ प्रश्न पूछा था कि चींटियों के काटने पर हमको जो जलन होती है वो किस एसिड की वजह से होती है, यानी कि चींटियों के डंक में कौन सा एसिड होता है। यह हमने आपसे कम्युनिटी पोल में प्रश्न पूछा था। तो बहुत से लोगों ने यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आंसर दिया है, उनका नाम आइए हम आपको दिखा देते हैं। तो लवली तिवारी ने बताया फॉर्मिक एसिड, प्रसन्न गुप्ता ने बताया फॉर्मिक एसिड, बिल्कुल सही है। संजय तोमर, पोरसा किरराज, इन्होंने बताया फॉर्मिक एसिड, बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद धर्मेंद्र गुर्जर ने बताया कि फॉर्मिक एसिड होता है, बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद कान्हा त्रिपाठी ने बताया है कि फॉर्मिक एसिड होता है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, फीडबैक अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और हम विशेष मौकों पर विशेष वीडियो लेकर के आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि त्रिदेव क्लास जो है आपकी
तीन सब्जेक्ट एक ही वीडियो में, तीन सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव जो हम लेकर के आते हैं वो लगातार अपने टाइम पर चल रही है। तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को जाकर के देखिए। अब आपकी स्क्रीन पर पॉलिटी की प्लेलिस्ट आ रही होगी, तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न अभी तक आए हुए हैं, लगभग 18 से 19 वीडियो आपको यहाँ पर इस प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। तो उन वीडियो को जाकर के जरूर देख लीजिएगा, आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।